लेकिन अब चलते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज की तरफ और सबसे पहले बात होगी इंटरग्लोब एविएशन की। तो प्रशांत, इसका आप चार्ट एकदम टटोल के रखिए और आज बताइए किस तरह के नए एवेन्यूज में जाता हुआ किन ब्लू स्काईज में पहुंचेगा काउंटर। कल 4400 तक पहुंचा, नतीजे काफी दमदार हैं और लगातार ये छठा क्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, जहां पर कंपनी ने मुनाफा कमाया है। मुनाफा इस तिमाही में 2 गुना बढ़कर पिछले साल की तुलना में 1895 करोड़ का आया है। आप गौर करिएगा, कंपनी का रेवेन्यू 26% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इबिट्टा में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स 21% के आसपास थे, वो बढ़कर 25% के करीब आ गए हैं। तो वहां पर आप 400 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन देख रहे हैं। कुछ और बारीकियां, कैपेसिटी 14.5% बढ़ी है। पैसेंजर्स में करीब 14% तक की वृद्धि देखने को मिली है। और कंपनी की कॉनकॉल के जो हाइलाइट्स आए, मैं फटाफट से आपको बता दूं। कंपनी कह रही है कि Q1 में सबसे पहले वो करीब 10 से 15% की कैपेसिटी ऐड करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अच्छा खासा रेवेन्यू एनवायरनमेंट इनका Q1 में भी रहेगा, जो Q1 FY24 में देखने को मिला था। कंपनी ये कहती है कि पेंडिंग ऑर्डर बुक 1000 एयरक्राफ्ट से कुछ कम की है। कुछ हेडविंड्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कुछ इनके विमान दरअसल ग्राउंड हुए हैं, लेकिन क्लियरली इस अगले 10 सालों में 600 और विमान ऑन बोर्ड करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा टेक अवे मुझे लगा वो ये है कि कंपनी बेसिकली मेंशन कर रही है कि इस साल के अंत तक कुछ रूट्स पर ये शायद एक प्रीमियम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें। शायद यहाँ पर वो बिजनेस क्लास जैसी सेवाएं मिलती हुई दिखाई दे। हम सब जानते हैं इंटरग्लोब में अभी कोई बिजनेस क्लास नहीं है। आगे वाली सीट पर आप ज्यादा पैसा दीजिए, ज्यादा आपको लेग रूम मिलेगा। तो वो इनफैक्ट एक गेम चेंजर साबित होता हुआ दिखाई देगा। ओवरवेट है मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज ऑफ कोर्स होल्ड की रेटिंग दे रहा है। मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ। आई होप वो फ्रंट रो वाली सीट है। नहीं, वो फ्रंट रो वाली सीट है क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रैवल है। हाँ। तो इसके लिए अच्छा अगर नहीं, लेकिन क्या होता है, कंफर्ट फैक्टर ऑब्वियसली वहाँ पर ऐड हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन एक चीज़ क्या होती है, मतलब फ्रैंकली बोलूँ ना, जैसे कहते हैं ना, आई लोड दिस एयरलाइन। मतलब मुझे, मतलब ऑप्शन नहीं है। हाँ। मैं, अगर आप मुझे कहेंगे कि 6-7 हज़ार रुपये में अगर मुझे इंडिगो की फ़्लाइट मिल रही है और 5,500 रुपये में मुझे कोई और फ्लाइट मिल रही है, मैं फिर भी इंडिगो ही लूँगा। क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है आज एग्जैक्टली टाइम पे पहुँचना। एग्जैक्टली टाइम पर पहुँचना मुझे ज़रूरी है। वो मुझे एक जो भरोसा है कि यही लेके जाएगी टाइम पे, ठीक है ना। और बिल्कुल अगर आप ट्रैवल करें, एक चीज़ है, अगर आप कस्टमर के लिए अच्छे नहीं है तो आप शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छे हैं। ये लाइफ का रूल होता है। तो ये इनके केस में ये है। अब होपफुली बिजनेस ट्रैवल स्टार्ट होगा या नहीं होगा, पता नहीं किस तरीके से होगा। लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए वो सबसे बड़ा वाला प्लेन भी इन्होंने ख़रीदे। उससे भी इनको काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगेन ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से, जैसा मैं लगातार कहता आया हूँ, सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो एक चीज तो है, बायस तो है यहाँ पर, कस्टमर के तौर पर ही बायस आप कहिए। लेकिन प्रशांत बताइए, एक निवेशक या एक ट्रेडर इंटरग्लोब एविएशन में अब कितनी नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है? तो हर्षा जी, चार्ट के पहले मैं भी एक पर्सनल बायस ऐड करूंगा यहाँ पे। ग्रेट फैन ऑफ देयर सैंडविचेस, बहुत पसंद है मुझे। तो डेफिनेटली थोड़ा बायस तो आ जाएगा। बट अगर हम चार्ट के हिसाब से और नतीजों के हिसाब से बात करें, नॉर्मली रिजल्ट टाइम पे एक वोलेटिलिटी होती है। तो कल की जो क्लोजिंग है वो 4,400 है। मुझे लग रहा है एक स्पाइक करीबन 4,500 के आसपास आ सकती है। बट मैं यहाँ पे चेस नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि एक सही लेवल टू एंटर करीबन 4,350, 325, तो मुझे लग रहा है आ जाएगा इवेंचुअली। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हायर बॉटम टॉप से बना रहा है। तो एक बॉटम हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक डिप आ सकती है। बट ये स्टॉक को किसी भी डिप में ऐड करके और एक लॉन्ग टर्म नजरिए से रखना चाहिए। ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा है कि एक ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि ये पैटर्न हो सकता है कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन में जाए। बट फिर से, जैसे कि अनुज जी ने जस्ट कहा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ये डेफिनेटली मोनोपोली के ऑलमोस्ट टाइप में है। तो यहाँ पे बिल्कुल हर डिप में ऐड करके इसको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1.5-2 साल से तो कम से कम रखना चाहिए। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म प्ले है। आज 4,500 की तरफ बढ़ने की पूरी चांसेस इस स्टॉक में बन रहे हैं। इसी पर हमारी नजरें रहेंगी, इसी पर आपने फोकस भी करना है। तो ये एक काउंटर जो आप रेडार पर रखेंगे। पार्थिव से भी हाँ, मैं उन्हीं के पास जाने वाली थी। पार्थिव, आप भी प्रेफर करते हैं क्या इंटरग्लोब एविएशन एज एन इन्वेस्टर? यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक अनुज जी ने बहुत अच्छी तरह से ये स्टॉक पिच किया था और डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स दिए थे। एक और डेटा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा।
ये ऑपरेशनल एक्सेलेंस है। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, अगर आप उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखें तो उनकी जो फ्लीट एडिशन है वो इतनी ज्यादा नहीं हुई है। 2023 में उनकी जो फ्लीट थी करीबन 304 प्लेन्स की थी, और 2023 में वो फ्लीट एडिशन अच्छी तरह से बढ़ी थी 358, और फ्रॉम 2024 इट वाज जस्ट 367। और जो सबसे प्रोमिनेंट प्लेन्स है उनके जो A320 नियो जेट्स, उसमें तो हार्डली एनी एडिशन हुआ था। और हम जानते हैं कि इंडिगो के हर कॉन कॉल पे उनकी एक कंप्लेंट रहती है कि बिकॉज ऑफ द इंजन मेंटेनेंस वर्क काफी फ्लीट उनकी काइंड ऑफ ग्राउंडेड रहती है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, इस तरह के रिटर्न रेशियोज डिलीवर करना इज नथिंग बट ऑपरेशनल फैंटास्टिकनेस एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्राइसिंग पावर। तो मुझे लग रहा है कि अगेन इट्स अ फैंटास्टिक लॉन्ग टर्म कॉल, और वैल्यूएशन तो अनुज जी ने समझा है कि इट इज कोटिंग एट 10 EV एबिटा मल्टीपल। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक लॉन्ग टर्म बेट, तगड़ी तेजी यहाँ पर आई है और ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहने का पूरा पूरा अनुमान है। चलिए अगला स्टॉक जो रेडार पर रहेगा, और मानस आप देखिए चार्ट इसका HCL टेक, क्योंकि कल मिड IT काउंटर्स चाहे वो मिड कैप हो या फिर दिग्गज जो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे। अब HCL टेक के लिए आज की खबर ये है कि ह्यूलेट पैकार्ड के साथ इन्होंने बातचीत की और $225 मिलियन में वो CTGS जो कम्युनिकेशन एसेट्स हैं उनके, वो कुछ खरीद रहे हैं। बेसिकली HCL टेक टेलीकॉम में अपनी कुछ पोर्टफोलियो को और मजबूत करना चाहती है और इसके जरिए होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अब कल पूरे IT स्पेस में एक्शन था, 1353 पर ये स्टॉक जाकर टिका। क्या फॉलो थ्रू आएगा? अब देखिए पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर फॉलो थ्रू आ सकता है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन पे खरीदारी करना अच्छा रहेगा। 20 डे मूविंग एवरेज रीच हो जाने दीजिए। 1365 के ऊपर खरीदारी करनी है। 1344 के स्टॉप लॉस से 1415 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन खरीदारी केवल 1365 के ऊपर करेंगे। 1365 के पार निकले तभी तेजी करेंगे HCL टेक में। एक और पॉकेट जिस पर हम वो बिग स्टॉक में चर्चा कर रहे थे, केमिकल स्पेस, UPL और आरती इंडस्ट्रीज। आरती के लिए शायद ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये कि दोनों कंपनियों ने साथ में हाथ मिलाया, 50-50 का JV अनाउंस किया है। बेसिकली मार्केट और मैन्युफैक्चर करेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स में फोकस अमाइंस पर रहेगा। एथेनॉल अमाइन, एथिलीन अमाइन एंड अदर प्रोडक्ट्स ये दरअसल मैन्युफैक्चर करेंगे। Q1 ऑफ FY27 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होंगे। दोनों की 50-50 भागीदारी रहेगी, तो उतना इक्वल अमाउंट कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी। लेकिन पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल बेसिकली कंपनियां कह रही हैं कि अगले 2 से 3 सालों में 400 से 500 करोड़ तक का रेवेन्यू ये कमा सकते हैं इस पर्टिकुलर JV के जरिए। ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेशलिटी डेरिवेटिव्स हैं ये लार्जली इंपोर्ट किए जाते हैं, भारत में शायद ही बनते हैं। SRF भी इस स्पेस में उतरने की तैयारी कर रहा था। तो ये स्पेस है UPL और आरती का जो आज क्लियरली केमिकल्स को लाइमलाइट में लाएगा। पार्थिव, ये JV को आपने कैसे पढ़ा? क्या गेम चेंजर रह सकता है दोनों कंपनियों के लिए? जी, अर्चना, मैं दोनों के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज के लिए डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। बिकॉज हमने देखा है कि आरती इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस मॉडल है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 मॉलिक्यूल्स या 1 or 2 केमिकल्स। उन्होंने आई थिंक मिडल ईस्ट में भी काफी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि जहाँ पे लो कॉस्ट का जो रॉ मटेरियल होता है वो यूज करके प्रोडक्शन करके दे कैन हैव अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया, बिकॉज रॉ मटेरियल सिक्योरिटी हो जाती है एट अ वेरी लो कॉस्ट। और कुछ उनके प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने कॉन कॉल में भी डिस्कस किए थे कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो चाइना की भी कंपनी से रिलेटिवली कम है। तो हमने देखा है कि दैट इज द की रीजन कि पिछले 2 क्वार्टर से जो रेजिलियंस आ रहा है बिजनेस मॉडल में ऑफ आरती इंडस्ट्रीज, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है और रॉ मटेरियल सिक्योरिटी है। मैं इसलिए यूपीएल के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर नहीं बोल रहा, बिकॉज यूपीएल की जो साइज है इन टर्म्स ऑफ एग्रोकेमिकल मॉलिक्यूल्स, आई थिंक दैट इज ह्यूज। और जिस तरह की ग्लोबल प्रेजेंस है उनकी, हमने देखा है कि काफी ज्योग्राफीज में जब आई थिंक एग्रीकल्चर इज नॉट डूइंग वेल तो काफी दिक्कतें आती है। बैलेंस शीट काइंड ऑफ स्ट्रेच्ड है। डीलेवरेजिंग के प्लान्स मैनेजमेंट ने बताए थे, लेकिन अभी तक उतना मटेरियलाइज नहीं हुआ है। तो यूपीएल से ज्यादा आई थिंक विल बेट ऑन आरती इंडस्ट्रीज फॉर दिस JV। नॉट ओनली दैट, दूसरे भी मॉलिक्यूल्स इन द पाइपलाइन है क्लोरोटोल्यूइन के, जहां पे हमें लग रहा है कि आई थिंक उनके मार्जिन काफी सुधर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स। प्रशांत, चार्ट पर आरती इंडस्ट्रीज पर राय दीजिए। तो अर्षा जी, अगर हम आरती इंडस्ट्रीज को देखें तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग डाउनमो आई है। तो अभी जो भी एक पुल बैक आए, मुझे लग रहा है इसमें फिलहाल तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। करंट प्राइस 626 630 के आसपास है। जब तक ये स्टॉक 650 के ऊपर नहीं आता, 650 के ऊपर, मैं बाइंग रेकमेंड नहीं करूंगा। एक बार इसको 650 के ऊपर क्लोज करने दीजिए,
फिर आप कंफर्टेबली 625 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रह सकते हो और 20 दिनों के एवरेज जो ऑलमोस्ट 700 पे प्लेस्ड है, इसको टारगेट रख सकते हो, बट 650 पे ऊपर क्लोजिंग के पहले इसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आरती और यूपीएल की पर आई हुई। अब आते हैं दूसरी नंबर्स पर, और स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा होनासा कंज्यूमर पर। होनासा कंज्यूमर रीसेंट लिस्टिंग, मामा अर्थ हम सब जानते हैं, गजल और वरुण अलग की कंपनी आई है मुनाफे में, तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर आपने आज फोकस करना है। अब प्रॉफिट का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर कंपनी ने दरअसल 30 करोड़ तक का मुनाफा डिलीवर करके दिया है। रेवेन्यू में 21% तक की वृद्धि देखने को मिली। ऑपरेशनली कंपनी की स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। आप इबिटा प्रॉफिट देख रहे हैं 33 करोड़ के आसपास का, मार्जिन 7% की कंपनी दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एंजॉय कर रही है, और ग्रॉस मार्जिन में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ Q4 में 27% के आसपास की है। कंपनी इनफैक्ट हायर देन इंडस्ट्री परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है ग्रोथ के लिहाज से। फेस वॉश मार्केट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। शैम्पू मार्केट में कुछ मार्केट शेयर इनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया है, और नए प्रोडक्ट से पूरे 24 वाले साल में 18% तक की कमाई आती हुई दिखाई दी है। कंपनी ने इनफैक्ट एक आइडिया भी दिया है कि 1000 करोड़ डर्माको से ये रेस अचीव करना चाहेंगे अगले 3 सालों में। 500 करोड़ एक्वालॉजिका और डॉक्टर शेथ से कमाई होती हुई दिखाई देगी, और 250 करोड़ बी ब्लंट से कमाई होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ आउटलुक भी सामने उभर कर आया है। अमित, इसका चार्ट आप देखिए, और पार्थिव इस पर आप राय दीजिए, क्योंकि ये एक ब्रांड है जो इनफैक्ट इंटेग्रल हो चुका है कई सारे हाउस होल्ड्स में, लेकिन क्या वो स्टॉक के लिए भी फेवरेबल रहेगा? अर्षदा जी, दीजिए प्लीज। ओके। पार्थिव होनासा, होनासा के अंदर एक कंसर्न जो है वो वैल्यूएशंस का है। नो डाउट ये क्वार्टर में अगर नंबर्स देखे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ और डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, लेकिन अभी भी अगर देखे तो एबिटा मार्जिन इज समवेयर अराउंड 7-8%। इस तरह के एबिटा मार्जिन पे जो वैल्यूएशन है, जो ट्रेल मल्टीपल पे देखे तो अराउंड 85 टाइम्स पे है। नो डाउट ये जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है, एक क्वेश्चन मार्क यही रहता है कि इज इट एट द बैक ऑफ हेवी डिस्काउंटिंग, बिकॉज हमने देखा है कि होनासा के जो प्रोडक्ट्स है, मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स है, काफी हेवीली डिस्काउंटेड रहते हैं। तो मार्जिन्स अपटिक के लिए आई थिंक नो डाउट हमेशा ये आर्ग्यूमेंट होता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है और जब जैसे सेल्स बढ़ता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होती है, लेकिन काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि होनासा की जो रन रेट है सेल्स की 1200 करोड़ के ऊपर हो गई है सालाना, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ दी मार्जिन्स। तो वहां पे एक कंसर्न डेफिनेटली रहेगा। आई थिंक वी वुड वेट ऑन द साइडलाइन, और इस तरह का जो परफॉर्मेंस ये क्वार्टर में आया है, आने वाले एक आध दो क्वार्टर में अगर रिपीट होता है तो वन कैन कंसिडर, बिकॉज ये जो स्पेस है इसके अंदर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी फ्रॉम हेवी वेट्स और ऐसे पॉकेट्स जहाँ पे उनके पास कैश बर्न की बहुत एबिलिटी, नेम्स लाइक आईटीसी, एचयूएल, आई थिंक वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो आई थिंक इट विल बी वेट एंड वॉच। ये वैल्यूएशन पे हम सजेस्ट नहीं करें। ओके, इन वैल्यूएशंस पर ना ले, लेकिन चार्ट्स पर क्या 418 के आसपास खरीदारी का कोई मौका ढूंढना चाहिए? अमित? जी मैम, अगर स्ट्रक्चर देखें तो फिलहाल तो कोई मोमेंटम नहीं है, स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। अगर इसका पिछले 1-2 महीने का डेटा देखें तो नीचे में 400 और ऊपर 450 के दायरे में ये स्टॉक वेल कंसोलिडेट कर रहा है। तो तेजी की सलाह तभी बनेगी वंस ये कंसोलिडेशन ओवर होता है, रिजॉल्व ऑन द अपसाइड अगर 440 के ऊपर निकले तब वहां पे एक तेजी बनाई जा सकती है, नहीं तो एक बार फिलहाल इसे अवॉइड करेंगे एंड विल वेट टू सी कि ये कंसोलिडेशन कैसे इवॉल्व होता है। वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं आज कहाँ खुलता है, कहाँ पर थोड़ा सा सेटल होने की तैयारी करता है, और फिर अगला ट्रेड आएगा। चलिए फटाफट से अब गुड बैड अगली पर आते हैं और फिर बाकी खबरों पर आएंगे। गुड बैड अगली में एक तो गाबा जी, आप गैब्रियल इंडिया वाला चार्ट देखिएगा, क्योंकि नंबर्स काफी जोरदार हैं। जोरदार नंबर्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट मुनाफे में करीब 41% का इजाफा देखने को मिला, लेकिन रेवेन्यू नीचे था। एबिटा अच्छा है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। गैब्रियल इंडिया 56% का इजाफा मुनाफे में, रेवेन्यू 16% बढ़कर आया है। एबिटा में 48% की ग्रोथ, तो 9% के आसपास के मार्जिन्स, बढ़िया क्वार्टर। सांधार टेक बढ़िया क्वार्टर है, 45% प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, रेवेन्यू 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके एबिटा मार्जिन्स में भी इजाफा ही देखने को मिला है। फोर्टिस हेल्थकेयर के भी नतीजे अच्छे हैं, 35% तक का इजाफा कंपनी ने डिलीवर किया। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से नियरली 9% की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। ऑपरेशनली एक और जोरदार तिमाही। फिनोलेक्स केबल्स अच्छा क्वार्टर, प्रॉफिट 6% बढ़ा है, 14% रेवेन्यू बढ़कर आया है, ऑपरेशनली अच्छी परफॉर्मेंस।
जैगिल प्रीपेड, ये एक काउंटर जहां पर काफी ज्यादा एक्टिविटी हो चुकी है, हुनासा हमने मेंशन कर लिया है पहले। जैगिल के केस में मुनाफे में 26% का इजाफा है, इबिट्टा में ग्रोथ है, इनकी रेवेन्यू तो 153% बढ़ती हुई दिखाई दी, एक और स्टेला क्वार्टर रहा है। बीकाजी फूड्स के लिए भी अच्छा क्वार्टर, 2 गुना इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, रेवेन्यू में 13% तक का इजाफा देखने को मिला। हिम्मत सिंह का सीड के लिए एक ओके क्वार्टर रहा है, 6% प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू फ्लैट है, 1% तक की वृद्धि देखने को मिली, ऑपरेशनली ज्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिली है। बारबेक्यू लेशन ने लॉस दिखाया है लेकिन ऑपरेशनली स्थिति इंप्रूव हो रही है, चाहे आप मार्जिन्स देखिए, बिट्टा देखिए, रेवेन्यू देखिए। रूपा एंड कंपनी के लिए एक अच्छा क्वार्टर अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला है, प्रॉफिट और रेवेन्यू डिसेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर बिट्टा परफॉर्मेंस कंपनी का है। अब आते हैं खराब परफॉर्मर्स पर। अच्छा, इस बीच एक अच्छा परफॉर्मर है शिल्पा मेडिकेयर, प्रॉफिटेबिलिटी में एक डिप है लेकिन रेवेन्यू 5% बढ़ा है, ऑपरेशनली बेहतरी है। खराब नंबर्स में स्नाइडर इलेक्ट्रिक, 92% तक की गिरावट इनके प्रॉफिट में देखने को मिली है। एशियन ग्रेनिटो लॉस इनफैक्ट कम जरूर हुआ है लेकिन बाकी आंकड़ों में इतना सुधार नहीं देखने को मिला। प्रिसिशन कैमशाफ्ट्स बहुत खराब परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी 70% घटी, रेवेन्यू में भी दबाव है। और बेयर क्रॉप साइंसेस अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर देखने को मिला है, प्रॉफिट 39% घटा, रेवेन्यू 19% घटा है, इबिट्टा लेवल पर 53% तक की गिरावट और मार्जिन 20% के 12% रह गए हैं, तो खराब परफॉर्मेंस वहां पर उभर कर आया है। डिटेल लिस्ट है गवा जी, एक तो आपका संधार टेक और दूसरा ये गैब्रियल इंडिया। चार्ट पर कुछ सिग्नल्स हैं क्या तेजी के, क्योंकि नंबर्स बहुत बढ़िया हैं पर है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सेटअप के हिसाब से अपू कायम है, मुझे लगता है जितना ज्यादा वक्त है उतना अच्छा है। ये रीसेंट हाई हमने देखा करीब 400 सवा 400 के आसपास वो पार कर लेगा और फिर 500 की तरफ भी जाएगा, लेकिन मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसके लिए। तो गैब्रियल इंडिया इज अ बाय, इंडिया इज अ बाय, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। राजेश जी, आप तो समझ गए होंगे मैं किस पर आपसे राय लूंगी। शिल्पा मेडिकेयर, नंबर्स हैं तो वैसे अच्छे। आई थिंक हर्षदा जी, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है 480 एंड 500। ये एक बेस है, सपोर्ट बेस। मुझे लगता है जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक पूरे चांसेस है कि ये एक बार के लिए 540 और उसके बाद 570 का लेवल दिखा दे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय साइड का ही ट्रेड बनेगा। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जो है 480 के नीचे रखना पड़ेगा। ओके, तो ये इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग ट्रेड रहेगा वॉच करने के लिए। अच्छा, टेलीकॉम काउंटर्स भी रेडार पर। अनुज वैसे मेंशन कर चुके हैं वोडाफोन, क्योंकि यूबीएल की इस पर रिपोर्ट आई है, 18 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर टारगेट आया है। साथ ही साथ आप भारतीय एयरटेल रेडार पर रखेंगे क्योंकि न्यूट्रल कॉल है यूबीएल का, 1430 का टारगेट दे रहे हैं। इंडस टावर पर भी ये न्यूट्रल हैं। पार्थिव, इस पूरे टेलीकॉम स्पेस में जहां पर अब मान लिया है सबने कि टैरिफ हाइक आएगा, अब वो किस रेशियो में आएगा, इट्स ओनली अबाउट अनदर वीक एंड अ हाफ, क्योंकि पोस्ट इलेक्शंस वो बढ़ सकते हैं दाम। कहां पर आपको ज्यादा कन्विक्शन है पोजीशन लेने की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेलीकॉम सेक्टर टीयर 1 और टीयर 2 में बटा हुआ है। टीयर 1 में हम जानते हैं कि भारतीय कंपनीज है, भारतीय हेक्सा है, भारतीय एयरटेल है और जियो है। और जियो नो डाउट इज पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे तो आई थिंक कोई दो राय नहीं है कि एनी सॉर्ट ऑफ टेरिफ इंक्रीज ऑफ 10-15%, और अगर भारतीय जिस तरह का चैटर कर रहा है कि 300 तक का भी आरपू बहुत नॉर्मलाइज रहेगा, तो आई थिंक ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज किक्स इन फॉर दोस कंपनीज। सेकेंड ईयर में वोडाफोन आइडिया है, यहाँ पे आई थिंक जिस तरह की लेवरेज है थैंक्स टू द एजीआर ड्यूज, थैंक्स टू द स्पेक्ट्रम ड्यूज, यहाँ पे आई थिंक अगर पोस्ट इलेक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है जहाँ पे कोई भी प्रकार का इनको रिलीफ मिलता है रिगार्डिंग द एजीआर ड्यूज, तो जिस तरह की आई थिंक लेवरेज है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्फा जनरेशन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा होगा। और अभी कोई दो राय नहीं रही कि गवर्नमेंट डेफिनेटली इज ऑफ द ओपिनियन एंड द इंटेंशन कि थर्ड टेलीकॉम कैरियर रहे। उस लिहाज से गवर्नमेंट का स्टेक अभी 24% है पोस्ट डाइल्यूशन। अच्छे क्रेडिबल इन्वेस्टर्स आए हैं, तो 11 से 14 रुपए के बीच में बहुत अच्छे क्रेडिबल इन्वेस्टर्स आए, तो ये एक बेस बनाता है स्टॉक के लिए। हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा टीयर 2 टाइप इस तरह के स्टॉक में बनेगा अगर इस तरह के जो रिफॉर्म्स और चेंजेस है टेलीकॉम सेक्टर में आता है। तो इंटरेस्टिंग स्पेस, आज इस पूरे पॉकेट पर नजरें रहेंगी। अच्छा, कुछ ही देर में हम आपके लिए इलेक्शन सिलेक्शन लेकर आएंगे, तो प्रशांत और पार्थिव जी, आप लोगों के जिम्मे हैं वो ट्रेड्स, उन पर आऊंगी मैं फटाफट से। लेकिन 2-3 और स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। एक तो सन फार्मा,
सनफार्मा इसीलिए कल खासी गिरावट देखने को मिली थी उस खराब एबिटा गाइडेंस पर, लेकिन आज अपडेट है टैरो और सनफार्मा के दरअसल मर्जर होगा। टैरो के शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है, 35 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी होती हुई दिखाई देगी। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर 359 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं अल अनवर इंटरनेशनल से और साथ ही साथ अदानी ग्रुप से भी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ब्रिगेड ने दरअसल ओल्ड मद्रास रोड बेंगलोर में एक जेवी के जरिए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वहां पर साइन किया है राधा। ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 720 करोड़ की है। ओल्ड मद्रास रोड एक प्रोमिनेंट इलाका है जहां पर कई सारे ओल्ड टाइमर बेंगलोरियंस रहते हैं, तो वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे स्टॉक्स भी आप फोकस में रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन सिलेक्शन की। पार्थिव जी बताइए क्या ढूंढ कर लाए हैं ट्रेड? अर्चना जी, हमें लग रहा है कि विद द आउटकम ऑफ द इलेक्शन आई थिंक सबसे बड़ा फोकस इंफ्रा स्पेंडिंग पे ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव हूएवर फॉर्म्स द गवर्नमेंट, बिकॉज ये एक ऐसा मोमेंटम है कि कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये मोमेंटम को लूज करे। लास्ट ईयर तक हम करीबन 11 लाख करोड़ का इंफ्रा स्पेंड था। इस साल अगर मैं मोटामोटी अज्यूम करता हूँ ओनली 10% बढ़ता है, तो भी आई थिंक इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 12.5 लाख करोड़ प्लस। आई थिंक जो आरबीआई का बोनंजा मिला है वो कोई भी गवर्नमेंट होगी उनको बेनिफिट होगा। 2 लाख करोड़ की जो अमाउंट है वो रातों रातों स्पेंड नहीं होने वाली, इट विल बी पेस्ड इन दी एंटायर ईयर। तो कॉनकोर एक ऐसी कंपनी है जहां पे हमें लग रहा है कि आई थिंक इट इज स्टिल ह्यूजली अंडर वैल्यूड डिस्पाइट द रैली। 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी एसेट हेवी कंपनी जो है आपको टोटली नेट बेसिस पे डेट फ्री अवेलेबल है। अगर लास्ट कॉन कॉल ही देखें तो आई थिंक जिस तरह की उनकी गाइडेंस है कि दे आर टॉकिंग ऑफ ग्रोइंग द वॉल्यूम बाय एटलीस्ट टू द ट्यून ऑफ 15% और 25% तो डोमेस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और एक्सिट रेट का 15% की बात कर रहे हैं। आई थिंक दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम। तो इतने बड़े बेस पे दे आर टॉकिंग ऑफ रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ अराउंड 9,500 करोड़। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस बहुत ही बड़े पैमाने पे ये कंपनीज में बढ़ रहा है। डबल स्टैकिंग ऑफ ट्रेड्स जो है वहां पे उन्होंने काफी नंबर ऑफ ट्रेड्स ऐड की है। कंटेनर्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी हैंडलिंग उनकी कैपेसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो एक नो ब्रेनर है कि इट इज अ डायरेक्ट प्रॉक्सी टू दी जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ अगर हम 6.5-7% भी पेंसिलिंग करते तो कंटेनर कॉर्प इज गिवन अ गाइडेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ 15%। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि कंपनी डाइवेस्ट होती है कि नहीं होती है, ये भी एक चैटर है। और ये अगर होता है तो वैल्यूएशंस आई थिंक बहुत डबल हो सकते हैं बहुत जल्दी। अगर ये नहीं भी होता है तो गवर्नमेंट जिस तरह से ये कंपनी चला रही है और पीएससीज को जिस तरह से प्रीमियम मिल रहा है, हमें लग रहा है कि एक साल के अंदर यहाँ से 20% रिटर्न्स मिलना आई थिंक इट इज क्वाइट नॉर्मल। ओके, तो कॉनकॉर वो ट्रेड और 1325 के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पार्थिव ने की है आइडेंटिफाई। प्रशांत बताइए इलेक्शन सिलेक्शन के तौर पर क्या ट्रेड लेंगे? तो हर्षा जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और अंबुजा सीमेंट में जो वॉल्यूम बैक वो आई है वो बहुत स्ट्रांग, एक बेस से बहुत स्ट्रांग बाउंस है। तो इसको 635, 640, 635, 640 रेंज में खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 615 स्पॉट। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 690, 700 तक भी जा सकता है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा होगा। ओवरऑल सेक्टर में भी काफी ट्रैक्शन है। तो अंबुजा सीमेंट मेरी पिक होगी। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, अब इस शो को यहाँ समेट लेते हैं। अब सारे इंडेक्स स्टॉक्स सब पर बात कर ली हमने। अब पहला कदम की करें, पहला सौदा। पहला कदम मुझे क्यों बार बार ध्यान में आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा अब उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पहला सौदा की करेंगे तैयारी।